नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत सियासी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। सुमित्रा देवी के इस्तीफे की पुष्टि विधानसभा सचिवालय ने भी कर दी है। बीते 6 दिनों की बात की जाए तो कांग्रेस के 2 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं और इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने भी इस्तीफा दिया था और बीजेपी की सदस्यता ली। अब कांग्रेस से 24 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। यानी इसे अगर इस तरह भी देखा जाए कि कमलनाथ टीम के 24 विकेट गिर चुके हैं। बड़ी खबर, नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी का इस्तीफा। बीते 6 दिनों में कांग्रेस के 2 इस्तीफे, 2 विधायक और पार्टी से बाहर। आंकड़ा 22 के बाद बढ़कर 24। और इस वक्त खबर पे बातचीत के लिए हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, 22, 23 और अब 24, पहला रिएक्शन आपका, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जी, और अब तक 26, मतलब 25 चुनाव 25 ही का नाम बदलकर अब हमको चुनाव 26 ही करना पड़ेगा। और अब तक 26 उपचुनावों की घंटी मध्य प्रदेश में बज चुकी है और लोकतंत्र के लिए भी मैं इसको एक बड़ी घंटी बजना मानता हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश का पूरा घटनाक्रम है ये क्या इंडिकेशंस देता है, ये किस तरफ इशारा करता है। और इसके अगर सीधे सीधे लफ्ज़ों में इसके मायने निकालें तो कांग्रेस में बेचैनी है, कांग्रेस में हताशा है। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो अपने साथियों से क्या संवाद कर पा रही है या कहीं कोई संवादहीनता की स्थिति है। पहली चीज़ तो ये हो गई जो बहुत साधारण लफ्ज़ों में हम इसके मायने निकाल लें। दूसरे इसके अर्थ अगर हम डिकोड करें तो ये है कि उपचुनाव के पहले एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी की है कांग्रेस के ऊपर, और वो काफ़ी हद तक इसमें सफल भी दिखती है कि 2 विकेट एक सप्ताह के भीतर। बीते रविवार की घटना है जब प्रद्युम्न सिंह लोधी गए थे बीजेपी में, और अब ये दूसरा घटनाक्रम है। लेकिन इसके यही मायने सिमट कर नहीं रह जाते हैं, बड़े लंबे मायने हैं कि क्या लोकतंत्र में भी एक बेचैनी है और जो युवा विधायक हैं वो अब लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। या तो वो सत्ताधारी दल के विधायक के तौर पर ही अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं और या फिर चाहते हैं कि अगर उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त से चुनाव जीता है तो उनका रुतबा या तो मंत्री के तौर पर बढ़े या सत्ताधारी दल के एक अहम विधायक के तौर पर इस तरह से बढ़े कि वो निगम मंडल के कैबिनेट दर्जा प्राप्त कोई पदाधिकारी हो या उनका सम्मान और गौरव बढ़े। यानी संघर्ष का जो रास्ता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस के लिए लंबा संघर्ष है, एक चुनौतीपूर्ण काल है कांग्रेस के लिए, और इस काल में, इस चुनौतीपूर्ण समय में उसके युवा साथी उससे छिटकते हुए दिख रहे हैं। जी सोहेल, चलिए इस वक्त कांग्रेस की तरफ से बातचीत के लिए योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब सियासी गलियारों में जो बात चर्चा में है वो ये कि बीजेपी एक तरह का दबाव, चाहे उसे आप मानसिक दबाव कहें या कुछ और कहें, बनाने की कोशिशों में लग गई है। कांग्रेस की तरफ से 4था विकेट गिरा है। क्या इसे मानते हैं आप कि इस वक्त कांग्रेस दबाव महसूस कर रही है? चलिए, संपर्क हमारा कट गया योगेश यादव जी से, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त जुगल किशोर शर्मा भी हमारे साथ राजधानी भोपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। जुगल, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले जरूर आया था, किसी नेता से उनकी बातचीत करवाई थी। देखिए, अभी जानकारी मिली है कि जो सावित्री देवी हैं जिन्होंने कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा दिया है, वो अभी विश्राम जो गृह है, विधायक विश्राम गृह नया पारिवारिक खंड, यहाँ अपने कमरे में है। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। जो यहाँ मौजूद उनके समर्थक है, उनका ये कहना है कि शाम 7 बजे के बाद वो मीडिया से बात करेंगी। अब जब उनका ये कहना है कि शाम 7 बजे के बाद वो मीडिया से बात करेंगी तो इसका मायने हमको यही निकाले जाने चाहिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे से जब वापस लौट कर आएंगे, उनके लौट के आने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी।
संभव है कि शाम को मुख्यमंत्री निवास जाएं और मुख्यमंत्री निवास जाकर औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ले। हालांकि अभी इस बात को लेकर किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि विधायक विश्राम गृह में जो उनका यहाँ पे जो उनको घर है उनका, वहाँ पे काफ़ी हलचल देखी जा रही है। लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की है, मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन यही चर्चा है कि शाम 7 बजे के बाद वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद बीजेपी की सदस्यता ले सकती है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क करने की, क्योंकि उनका जो घर है वो विधायक विश्राम गृह खंड क्रमांक नया जो है इसमें दूसरे नंबर पे है, लेकिन अभी वो बात नहीं कर रही है मीडिया से। और अभी उनका ये कहना है कि शाम 7 बजे के बाद वो इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात का जरूर पुष्टि हो गई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये उनका वो मकान है और ये अब यहाँ ताला डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि सुमित्रा देवी विधायक नेपानगर, ये आप देख रहे हैं कि ये कक्ष क्रमांक है इनका 24 नंबर, और अब यहाँ पे ताला दिख रहा है। लेकिन ये जरूर जानकारी मिली कि शाम 7 बजे के बाद वो मीडिया से बात कर सकती है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाना है विधायक विश्राम गृह की। कमरा नंबर 24, विधायक सुमित्रा देवी कांग्रेस की विधायक थी, अब इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की पुष्टि भी हो गई है, यानी कांग्रेस से 24 विधायक कम हो गए हैं। शरद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, जिस मानसिक दबाव की बात आप कर रहे थे, लड़ाई बहुत दूर नहीं है उपचुनाव की, क्या मानते हैं कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका इस दबाव के बाद आपको दिखता है मैदान में? देखिए, जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं स्लैजिंग, छीटाकशी, छीटाकशी से कुछ आगे का मामला और गंभीर मामला होता है दल बदल। और ठीक उस समय जब आप अपना फाइनल मैच खेलने जा रहे हो, जब आप अपना क्रूशियल मैच खेलने जा रहे हो, ये उसी किस्म का एक प्रेशर टैक्टिस है। और इसका इस्तेमाल नाउडेज पॉलिटिक्स, आज की राजनीति में बहुत तेज़ी से बढ़ चला है। और बीजेपी इसके एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी के तौर पर सामने आई है, और जिसने मध्य प्रदेश में 2013-14 से जो इसकी एक शुरुआत की है, तो कांग्रेस को कई गंभीर झटके दिए हैं। शुरुआत फिर हम करेंगे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी से, जो तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे जी। और अविश्वास प्रस्ताव रखने के ठीक पहले जब अजय सिंह बोलने के लिए खड़े हुए, उसी समय राकेश सिंह चतुर्वेदी ने अविश्वास प्रस्ताव से असहमति जताते हुए कांग्रेस से अपनी अलग होने की घोषणा की थी। और वो उस समय उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देखे जाते रहे, और ये दायित्व वो विधानसभा में निभाते भी रहे अजय सिंह जी की अनुपस्थिति में। उसके बाद लोकसभा चुनाव जो हुआ 2014 का, तो भागीरथ प्रसाद एक दिन पहले उन्होंने ग्वालियर चंबल की लोकसभा सीट से, भिंड से उन्होंने चुनाव के लिए एक दिन पहले कांग्रेस का टिकट छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, जब अगले दिन उनको नॉमिनेशन फाइल करना था। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है जो आप मध्य प्रदेश में देखेंगे। और फिर 2018 के पहले कुछ ये शुरुआत कांग्रेस ने की जी। और कांग्रेस ने सरताज सिंह जो असंतुष्ट थे कैबिनेट से हटाए जाने को लेकर, और उन तमाम नेताओं पर कांग्रेस ने डोरे डाले जो कहीं ना कहीं बीजेपी से असंतुष्ट थे। और बीजेपी की तरह कांग्रेस भी इस बात की पूरी तैयारी में है। अभी एक दिन पहले ही ग्वालियर चंबल की राजनीति में एक अहम नाम है जय सिंह कुशवाहा, वो कमलनाथ जी से मिले हैं। मैं बात कर रहा हूं गुरुवार सुबह की। और जय सिंह कुशवाहा जी के बारे में सूत्रों से ये जानकारी हमें मिली है कि वो ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के लीडर हैं। और ग्वालियर चंबल की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री के काफ़ी करीबी नेताओं में उनका नाम शुमार होता है जी। तो बहुत सारी इस तरह की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये राजनीति का एक जिसको आप कह सकते हैं कि वो रूप है जिसमें स्थायित्व नहीं है। इसमें कुछ बड़े नेता जो बड़े नाम होते हैं वो तो राजनीति में एक स्थायित्व के साथ आगे बढ़ते हैं जी। लेकिन खुद को जोश में या प्रलोभन के चलते या कई बार विचारधारा की दृष्टि से भी दांव पर लगाने वाले जो इस तरह के नेता हैं, जिसमें मैं उर्मिला जी को भी, कासडेकर जी को भी मैं शामिल करूंगा,
इनका भी नाम ऐसा है कि ये इस तरह के नेता एक समय अपने को चौराहे पर खड़ा भी पाते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाना है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है या कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपने मूल पिंड के नेताओं के प्रति ज़्यादा आग्रही होता है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मूल पिंड से जुड़े नेताओं के प्रति जिसका रुझान और जिसका सम्मान पार्टी कुछ अधिक करती है। तो ऐसे नेता खुद चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी बीजेपी में अपने को काफ़ी उलझन में पाते रहे, और यही वजह रही कि उन्होंने फिर कांग्रेस में वापसी की। ठीक, शरद जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और आगे आपसे ये भी जानूंगा कि मौजूदा दौर की राजनीति का ये जो बदलता ट्रेंड है, ये राजनीति को किस तरफ लेकर जा रहा है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं, और साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से बात रखने के लिए। योगेश यादव साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा। ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस अपना गढ़ बचाने के लिए लड़ाई में जोर लगा रही थी, लेकिन बुंदेलखंड और उससे बहुत दूर नेपानगर में एक और विकेट गिरा है। कितना फर्क महसूस करेंगे आप इस बदलाव के बाद कांग्रेस के भीतर? देखिए, अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ भी अधिकृत कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी सुमित्रा देवी जी का कोई बयान नहीं आया है। तो ये स्पष्ट अवधारणा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। आपके ही टीवी चैनल्स के माध्यम से मुझे ये पता चला, चैनल माध्यम से, कि विधानसभा सचिवालय को उन्होंने इस्तीफा भेजा है, लेकिन इस्तीफा किस परिप्रेक्ष्य में भेजा, क्या उनका कोई व्यक्तिगत उनका कोई कारण है, कोई निजी कारण है, या क्या कारण है, अभी उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ कुछ ऐसी बात नहीं की है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की बात कही है। तो इसलिए हम इस बात को अभी कहना उचित नहीं होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। क्या बात है, वो बात सामने आएगी। शाम के 7 बजे तक आपके ही द्वारा सूचित किया गया है, आपके प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित हैं, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं इस संदर्भ में सुमित्रा देवी के संदर्भ में नहीं, जरूर मैं कहना चाहूंगा, वो प्रद्युम्न लोधी के संदर्भ में वो बात फिट बैठती है, और इस जगह वो बहुत सामायिक है। वो बात ये महत्वपूर्ण बैठती कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो गया कि 22 विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद भी हम चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए वो कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। ये संदर्भ प्रद्युम्न लोधी में बात कर रहा हूँ। इस बात में सुमित्रा देवी जी को मैं नहीं जोड़ता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से भयभीत है, और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की चालें चल रही हैं। लेकिन अभी हमें सुमित्रा देवी जी के बयान की प्रतीक्षा करना चाहिए। वो कांग्रेस की प्रतिबद्ध नेत्री रही हैं, उनका परिवार रहा है, निमाड़ क्षेत्र का वो गौरव कहलाती हैं, और हमारे निमाड़ क्षेत्र की एक जुझारू लीडर हैं। तो इसलिए अभी उनके बारे में हमें कुछ भी कहना उचित नहीं है। शरद जी, आपकी तरफ लौटूंगा। राजनीति का बदलता ट्रेंड किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये ट्रेंड इशारा कर रहा है शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट, जैसा मैं आपसे कह रहा था, और मैं धैर्यवर्धन एक युवा नेता हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, और योगेश जी एक चिंतक राजनेता हैं। मैं उनकी इस एबिलिटी को, उनकी इस ताकत को बहुत एडमायर भी करता हूँ, क्योंकि वो खुलकर बोलते हैं। और दूसरा, जिस पार्टी में रहे हैं वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि, क्योंकि ये तय करना पार्टी का ही काम है कि योगेश यादव जैसे निरपेक्ष और पार्टी के प्रति समर्पित लोगों के लिए पार्टी ने अब तक क्या किया है, लेकिन इसके बाद भी एक निष्काम योगी की तरह काम करना सार्वजनिक जीवन में आए राजनेताओं से अपेक्षा की जाती है। मैं धैर्यवर्धन जी से भी जानना चाहूँगा कि जिस पार्टी ने आपातकाल के खिलाफ उसको किसी भी दृष्टि से उचित न मानते हुए एक लंबा संघर्ष किया, जिसके नेताओं ने जेल में लंबा समय बिताया, जिन्होंने यातनाएं भी सही, लाठियां खाईं, डंडे खाए, वो नेता अब एक शॉर्टकट का दरी बिछाकर बैठे हुए हैं और कांग्रेस के उन नेताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिन नेताओं को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इससे कांग्रेस को चोट पहुंचाई जाएगी, और कांग्रेस के ये नेता भी उस ट्रैप में फंस रहे हैं, उस लालच में फंस रहे हैं। योगेश जी से भी मैं ज़रूर जानूंगा, लेकिन क्या ये लोग लंबा साथ आपका निभाएंगे? क्योंकि लंबे साथी तो वही हैं जो संघर्ष के साथी होते हैं, जो अपने मूल पिंड के साथ आगे बढ़ते हैं। धैर्यवर्धन जी, अगर उनका ऑडियो हमें ठीक मिल रहा है तो मैं ये सवाल उनकी तरफ, सोहेल, आपकी इजाज़त से ले जाना चाहूँगा। धैर्यवर्धन जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, धैर्यवर्धन जी, सर बोलिए। सर, देखिए, जब कुटुंब करने का वातावरण चल रहा हो, माहौल हो, पार्टी ने तय किया है कि हमें अपना विस्तार करना है, तो तमाम सारे लोग आएंगे जो कल तक हमारी विचारधारा में नहीं थे,
और हमें उन सब चीजों के लिए तैयार भी रहना होगा। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहें फैला करके बिल्कुल शुद्ध अंतर मन से उन सबका स्वागत भी कर रहे हैं। और सुमित्रा जी से संबंधित तो केवल मैं यही टिप्पणी करूंगा कि उनका नाम सुमित्रा है। जब रामकाज की बात चल रही हो, भगवान राम के मंदिर की आधारशिला हिंदुस्तान में रखी जाने वाली हो, तो हो सकता है सुमित्रा जी का मन पलट रहा हो कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, मुझे मोदी जी के नेतृत्व में देश को राष्ट्रवादी विचारों के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, तो स्वागत करूंगा। पर हमारे लिए तो सामान्य बात है, कुटुंब बढ़ रहा है, चौतरफा प्रसन्नता की खबरें मिल रही हैं, पर कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक समय है। ड्राइविंग सीट पर कहते कहते लोग इन्होंने बिठाए। धैर्यवर्धन जी, एक प्रश्न है मेरा, धैर्यवर्धन जी एक प्रश्न मेरा है। प्रश्न ये है कि आप जैसे जो युवा नेता बुरहानपुर में 2024 के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार और लंबा नहीं होगा? अब देखिए, ये सारी परिस्थितियां होती हैं, ये बात कार्यकर्ता के मन में निश्चित तौर पर आती है, पर कोई कार्यकर्ता को किसी ने लेकर के सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि उसको ये वाला चुनाव विधायक का लड़ना ही है। वो संगठन में अपना और कद बढ़ाएगा, अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां उसको पार्टी देने के लिए तत्पर रहती है, और देर अबेर फिर उसको उसकी योग्यता के अनुरूप समय मिलेगा। अभी तो ये अधिबीच में छोड़ करके आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता भी मोटा मन कर रहे हैं। ये जो साथी हैं आपके, ये जो साथी हैं, जैसा माफ कीजिएगा मैं बहुत गरिमा और सम्मान के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा इसको लाइटर वेन की तरफ ले जा रहा हूं, इसलिए कोई इसको अन्यथा ना ले। राजनेताओं के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान का भाव है, हम सभी के मन में। लेकिन जैसा चाइनीज प्रोडक्ट के लिए कहा जाता है, चले तो शाम तक, नहीं तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, क्या ये साथी जो विचारधारा से अधिक जरूरत या तात्कालिक परिस्थितियों के लिए आपके पास आ रहे हैं, या आपके मूल पिंड के बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह टिकाऊ होंगे धैर्यवर्धन जी? क्योंकि इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए सर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इनकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो जब भारतीय जनता पार्टी कहीं सरकार के इर्द गिर्द भी नहीं थी, तब वर्षों का संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर लेकर के आए पार्टी को कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पटवा जी से, शकलेजा जी से, जोशी जी से लेकर के और शिवराज जी के कार्यकाल तक उमा जी और बाबूलाल गौर साहब को सबको मुख्यमंत्री बनते हुए देखा, तो उस खून पसीने का, उस त्याग की कोई तुलना नहीं है। पर मैंने जैसा कि पहले भी निवेदन किया कि अभी ये 1.5 वर्ष का कार्यकाल इस सरकार का रहा है, तो कार्यकर्ता यह मोटा मन यही कर रहा है कि इनको जनता ने 5 वर्षों के लिए चुना था, इनकी अभी लगभग 3.5 साल की पारी बकाया है, और यदि इस दौरान ये त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एक बार फिर जनता की अदालत में जाकर के निर्वाचित होने के लिए लोगों के पास जाना चाहते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता दरियादिली दिखाने के लिए तैयार हैं। और 5 वर्ष के बाद ये चुनाव लड़ेंगे या कौन चुनाव लड़ेगा, ये उस समय नेतृत्व तय करेगा और इनके हालात तय करेंगे। पर हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी जिस वादे के साथ, जिस शपथ के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, हम भरोसा करते हैं कि आगामी जो 3.5 वर्ष हैं, वो हम कार्यकर्ताओं के साथ इनके अंदर भी अपनत्व और ममत्व पैदा होगा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। इसलिए पूरी सद्भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इनके प्रति है। अब गेंद इनके पाले में रहेगी 3-3.5 वर्ष के बाद। चलिए, बहुत बात आप कई महत्वपूर्ण बातें कह गए जी। मैं रोकना चाहूँगा, गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान आया है, वो पहले सुनवा देते हैं। और उससे पहले आप जो जिक्र कर रहे थे कि धैर्यवर्धन शर्मा जी जैसे नेताओं का जो इंतजार है वो लंबा होता जा रहा है, उससे मुझे पवैया साहब का वो ट्वीट याद आया कि है कांग्रेस की राजमाता, अपने विधायकों को संभालो, कब तक हम अपने हिस्से का प्यार इन पर लुटाते रहेंगे। गोविंद सिंह राजपूत की ये बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी है। देखिए, सुर्खी में आप सारे लोग, हम लोग साथ हैं, और समय आते आप देखेंगे कि सब लोग एक मंच पे देखेंगे, कोई कटुता नहीं है, कहीं प्रकार से कोई मतभेद नहीं है, सब हम लोग साथ में हैं, और साथ में रहकर हम लोग भाजपा की सरकार को और मजबूत करेंगे। सरकार तो हमारी है, अब उपचुनाव जीतने के बाद में भाजपा की सरकार 3.5 साल चलेगी और जनता की सेवा करेगी। और कोई कांग्रेस विधायक जो है भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? अभी 3 पाइपलाइन में है। अभी और कोई कांग्रेस विधायक जो है भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? अभी 3 पाइपलाइन में है। अभी और कोई कांग्रेस विधायक जो है भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? अभी 3 पाइपलाइन में है।
गोविंद सिंह राजपूत जी का कहना है 3 पाइपलाइन में। शरद जी, आपको याद होगा इससे पहले इंदल सिंह कंसाना का बयान आया था, 10 मेरे साथ हैं, संपर्क में हैं, जब इशारा होगा ले आऊंगा। मैं चाहूंगा आप कांग्रेस की तरफ रुख करें। बिल्कुल, मैं चलूँगा सीधे यादव साहब की तरफ, और एक बहुत ही संजीदा, गंभीर और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर भीतर ही भीतर पीड़ित और चिंतित भी हैं, लेकिन एक योद्धा की तरह वो लड़ते रहे हैं। और सेवा दल जो एक समय बिल्कुल संघ की पृष्ठभूमि पर खड़ा कांग्रेस का कभी संगठन हुआ करता था, और कहा यह भी जाता है कि जिसकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि खुद कांग्रेस में उसको लेकर चर्चा होती थी कि कितनी तेज़ी से यह संगठन आगे बढ़ा है, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या कहेंगे आप यादव साहब? सब कुछ आपने देखा है और उसके बाद ये नज़ारा है, हालांकि सुख के सब साथी दुख में न कोय, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा अच्छा गीत है, बड़ा दार्शनिक गीत है। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, आपने जितनी संजीदगी से जो वक्तव्य दिया है वो वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के राजनीति के आधार पर बहुत ही बहुमूल्य वक्तव्य है आपका, कि प्रतिबद्धता और निष्ठा क्या होती है, और प्रतिबद्धता, निष्ठा, समर्पण के आगे ना पद लोलुपता रहती है, ना कोई चौसर की चाल होती, लाभ हानि के किस्से होते हैं। मैं शरद जी, सुमित्रा जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी उनके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है, अभी तक उनका कोई अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ। मैं संदर्भ भारतीय जनता पार्टी एक बात आपको कहना चाहता हूं, बहुत ही ये किस्सा महत्वपूर्ण है, चूंकि आप इतने ज्ञानी और विद्वान हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे संवाद हमेशा 80 से 90 के 70 से 75 से 85 के दौर में कुशाभाऊ ठाकरे से संवाद रहे हैं मेरे, और महू से उनका पारिवारिक रिश्ता था, उनकी छोटी बहन थी यहाँ पर। प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी के साथ कई बार हम बस में गए हैं भोपाल, तो उस समय उनकी विचारधारा को सुनने के बाद लगता था हमारी कट्टर कांग्रेस की विचारधारा, हमारी इंदिरा जी के प्रति सच्ची निष्ठा और विचारधारा, और उनकी विचारधारा के अंदर एक दूसरा पंथ नजर आता था। तो उस समय विचारधारा सुनने के बाद ऐसा नजर आता था कि कुशाभाऊ ठाकरे की जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी या प्यारेलाल जी खंडेलवाल की जनसंघ या जनता पार्टी 100 साल तक कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं हो सकता। और हमें भी ये महसूस होता था कि कांग्रेस इस पार्टी से, जिनकी विचारधारा, संघ की विचारधारा एक अलग विचारधारा, ये कांग्रेस में कभी समाहित नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप नहीं रह गया है। खरीद फरोख्त की घटनाएं हो रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो मैं ये भी मानता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम ये मानकर भी चले कि हम संशयित नहीं है, हम हताश और निराश नहीं है। कांग्रेस का साथी खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल, उनकी आत्मा, वो दिवंगत है, लेकिन उनकी आत्मा इन लोगों को कौसरी होगी कि किस तरीके का कर रहे हैं, किस जगह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ले जाकर छोड़ा है, और ये पार्टी कहां जाएगी। कांग्रेस अडिग है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, कांग्रेस प्रतिबद्ध है, कांग्रेस महात्मा गांधी का अनुगमन है। और जैसा कि आपने मुझे सम्मान प्रदान किया कि मैं सेवा दल का सिपाही हूं, तो सेवा दल का सिपाही जो एक बार ट्रेनिंग ले लेता है, वो मरते दम तक यही इच्छा रखता है कि तिरंगे में लिपट कर वो जाए। यही जज्बा और जुनून होना चाहिए। ये आना और जाना और लेना और देना, ये प्रक्रिया तो सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन आत्मा का वैभव जो होता है शरद जी, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हम आत्मा के वैभव पर जी रहे हैं। इस बात का हमें गर्व है, और हर सच्चे कांग्रेसी को गर्व। कांग्रेस कोई हताश और निराश नहीं है। कितनी खरीद फरोख्त कर ले भारतीय जनता पार्टी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस हमेशा आई है, हमेशा 77 से 80 का दौर देखिए आप, उस समय बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी का गठन किया था। जनसंघ और समाजवादी विचारधारा के बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नेता, जगजीवन राम जैसे, मोरारजी भाई देसाई, उस समय के जो बड़े नेता थे, वो सब जनता पार्टी बनाई गई थी। उसके बाद क्या हश्र हुआ, उसके बाद 91 में भी एक दौर चला। लेकिन कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक आंदोलन है, आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता, और ये आंदोलन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसमें आना जाना तो चलता रहेगा। योगेश साहब, योगेश जी, मैं एक सोहेल, आप मुझे इजाजत देंगे तो एक सवाल मैं जरूर शरद जी, वक्त थोड़ा कम है, मैं बिल्कुल, मेरा आखिरी संक्षिप्त सवाल है कि यही क्रम तो कांग्रेस में भी चल रहा है। सर, मैं आपकी प्रतिबद्धता, आपके सम्मान का बहुत लिहाज करता हूँ। शिवसेना के साथ आप महाराष्ट्र में बैठ गए हैं, जो
कई मामलों में बड़ी एग्रेसिव पार्टी है। मध्य प्रदेश में आपने भी बीजेपी के कई लोगों को आमंत्रित किया है। अभी अभी आपकी पार्टी में एक लीडिंग पोजीशन चुनाव के समय 2018 में बीजेपी से गए मुख्यमंत्री के एक रिलेटिव जो हैं उनको अहम जिम्मेदारी दी है। इसका कोई अंत नहीं है। आप समझते होंगे यादव साहब, हालांकि ये आपके जो शीर्ष लीडर हैं उन्हें देखना है, लेकिन ये तरीका कितना आगे जाएगा सर? जी देखिए सर, मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ। अभी अशोक गहलोत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि कहा कुछ तकनीकी दिक्कत है। सोहेल, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरी बातचीत आ रही है? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सोहेल, मैं आपको शरद जी संक्षिप्त में यही बात कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि यदि कांग्रेस का प्रतिबद्ध साथी को एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में, सेवा दल में यदि रगड़ा गया, उससे मेहनत उसके अंदर यदि कांग्रेस को समाया गया तो कांग्रेस को कभी धोखा नहीं दे सकता। ये अशोक गहलोत जी ने बहुत मार्मिक बात कही और बड़ी महत्वपूर्ण, और ये हर कांग्रेस के लिए एक शिक्षाप्रद बात है कांग्रेस। ठीक 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 योगेश जी, विषय ऐसा है जिसपे चर्चा बहुत लंबी की जा सकती है, वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। तो यादव साहब आपका और धैर्यवर्धन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।